शुरुआत। नमस्कार, एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं एक नए तेवर और नए कलेवर के साथ नया सवेरा के इस विशेष अंक को लेकर। मैं हूं शहला रिगाल और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी आंचल गुलाटी गुंबर। शुक्रिया शैला। और अगले 1 घंटे में हम जानेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। बात होगी कि किस तरह से संसद में गतिरोध जारी है, आज क्या सदन सुचारू रूप से चल पाएगा। साथ ही हम ये जानेंगे कि पूर्वोत्तर में किस तरह से चुनावी बिगुल बज चुका है। और बात होगी संस्कृति और साथ ही साथ साइंस के जगत में क्या कुछ खास है। लेकिन सबसे पहले निकाल डालते हैं टॉप स्टोरीज यानी कि हेडलाइंस पर। तो जिस तरह से हम खबरों के बारे में बात कर रहे थे, खास तौर पर तुर्की में जो हुआ है शहला, और कैसे भारत ने एक दोस्त के नाते मदद का हाथ आगे बढ़ाया, उस खबर पर भी हमारी खास नजर नहीं है। बिल्कुल, और तुर्की में जिस तरह से तबाही हुई है, जिस तरह से लोगों की जान और माल का नुकसान हुआ है, उससे सभी का दिल दहल रहा है। खुद प्रधानमंत्री ने भी इस पर शोक व्यक्त किया है और पूरी तरह से मदद का भी आश्वासन दिया है। और साथ ही क्योंकि हम लगातार खबरों का जिक्र कर रहे हैं, तो Y20 यानी कि किस तरह से जो युवा हैं उनका क्या योगदान रहेगा जब हम बात करते हैं G20 को लेकर, उस पर भी खास नजर रहेगी। साथ ही साथ कैसे सिनेमा जगत में कारोबार में क्या कुछ खास है, उस पर भी हम करेंगे बात। और खास तौर पर संसद की जो खबर है शैला, हम लगातार देख रहे हैं कि बजट सत्र को शुरू हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन सदन सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा। सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि जो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होनी है, वो चर्चा हो ही नहीं पा रही है। विपक्ष चर्चा से भाग रहे हैं। विपक्ष हंगामे की, जैसे कि उसकी एक आदत बन गई है कि कुछ नहीं करना, हंगामा करना और संसद नहीं चलने देना, जबकि इसमें आम जन का कितना पैसा इन्वॉल्व होता है, टैक्स पेयर्स का कितना पैसा इन्वॉल्व होता है, उसकी कितनी हानि होती है, इस बात का भी ख्याल नहीं कर रही है। बिल्कुल, लोकहित जनहित से जुड़े तमाम मुद्दे जो हैं वो सांसदों को उठाने चाहिए। और सबसे अहम बात है कि सरकार लगातार कह रही है कि पहले जो संवैधानिक प्रणाली है, जो नियमावली है, उसके लिहाज से सबसे पहले धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होना बेहद ज़रूरी है। अभी तो चर्चा भी नहीं हुई, चर्चा के बाद प्रधानमंत्री का उत्तर भी होना था। तो ये जो पूरा हफ्ता है, क्योंकि हम जानते हैं कि बजट सत्र छोटा होता है शैला, तो उस लिहाज से कई ऐसे जो विधेयक हैं, विधायी कार्य हैं जो लोकहित जनहित से जुड़े हुए हैं, इनको अमली जामा पहनाना बेहद ज़रूरी है। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। और इसलिए सरकार लगातार अपील भी कर रही है, विपक्ष से कह रही है कि संसद को सुचारू रूप से चलने दे और जो भी मुद्दे हैं उन पर बात की जाएगी। सरकार हर मसले पर बात करने को तैयार है। और सबसे अहम यहाँ पर ये भी है, क्योंकि यहाँ पर हम संसद की बात करें, लेकिन अगर पूर्वोत्तर की बात करें तो त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, यहाँ पर चुनावी समर का बिगुल बज चुका है। कई रैलियां हैं जो भाजपा वहाँ पर करे, विजय संकल्प रैली। साथ ही साथ 2 ऐसे राज्य हैं, यानी कि अगर हम बात करें नागालैंड और मेघालय की, जहां नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है, फिर कल नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। तो उस लिहाज से पूर्वोत्तर का जो चुनाव है वो बहुत दिलचस्प होने वाला है। कांग्रेस और लेफ्ट की क्या जो गठजोड़ है वो कितना खरा उतरेगा। ये गठजोड़ तो है ही, कहीं ना कहीं ये मुकाबला त्रिकोणीय होता भी नजर आ रहा है आंचल। बड़ा अहम यहाँ पर यह है कि हमेशा से लेफ्ट की अगर हम बात करें तो उससे किनारा करने वाली जो कांग्रेस है, अब वो चुनावों की वजह से उसके साथ आई है। क्या मुद्दे रहे होंगे, किस किस पर डील हुई होगी, और साथ ही आज हम जब बात करेंगे, हमारे जो संवाददाता हैं तो जानेंगे कि वो प्रमुख मुद्दे क्या हैं, जिन मुद्दों को लेकर लगातार तो त्रिपुरा में, मेघालय में और नागालैंड में ये जो तमाम उम्मीदवार हैं जिनकी किस्मत का फैसला होना है, वो किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच उतरे हैं। बिल्कुल, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे और सुर्खियों पर एक नजर डालेंगे। एक छोटा सा ब्रेक। पेमेंट फेल, लेकिन पैसे तो कट गए, गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाए तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ऑम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। योर बिल, मेरी फीस। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म से ग्रेट परफॉर्मेंस की कहानी लिख रहे उत्तर प्रदेश में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आयोजित हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में आपका स्वागत है। 20 देशों के 10,000 से अधिक विजनरी बिजनेस लीडर्स के इस अंतर्राष्ट्रीय निवेशक महाकुंभ में गवर्नमेंट टू बिजनेस मीटिंग्स और रिकॉर्ड MOU होंगे। आइए 10 से 12 फरवरी को लखनऊ में नए भारत के ग्रोथ इंजन की स्पीड का हिस्सा बने, उत्तर प्रदेश में निवेश करें। नए भारत का ग्रोथ इंजन। G20 नए विचारों की परिकल्पना के लिए और सामूहिक एक्शन को गति देने के लिए एक ग्लोबल प्राइम मूवर की तरह काम करें। वैश्विक विकास महिलाओं की भागीदारी के बिना संभव नहीं है। भारत की G20 अध्यक्षता की थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर में पूर्ण रूप से समाहित है। G20 की हर एक खबर देश के अलग अलग शहरों से हर पल DD न्यूज पर। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। DD न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर, नए कलेवर, नई धार और नई रफ्तार के साथ देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। समाज की बेड़ियां तोड़कर हासिल किए अनोखे मुकाम, उज्जवल भविष्य के स्वप्न के साथ उन्मुक्त गगन में भरी उड़ान, बाधाओं के बंधन काटकर साबित की अपनी पहचान। जो अपने बुलंद हौसलों से सामाजिक बेड़ियां तोड़कर लिख रही हैं वीरता की गाथाएं। मैं उन्मुक्त, मैं स्वच्छंद, मेरा ध्येय अनंत, मेरी दिशा अनंत। मिलिए इन प्रेरणादायक शख्सियतों से मेरे साथ कार्यक्रम तेजस्विनी में, सिर्फ DD न्यूज पर। भारत जो सदा रहा पथ प्रदर्शक विश्व का, फिर यहाँ एक समय आए कुछ विदेशी, करने को तो व्यापार, फिर ऐसा षड्यंत्र हुआ कि भारत परतंत्र हुआ, पर मिट न सकी स्वराज की चेतना, उठी स्वाधीनता खोने की वेदना। देखिए स्वराज का मेगा शो, 3 एपिसोड लगातार, प्रत्येक शनिवार और रविवार 11 फरवरी से दोपहर 1 बजे DD नेशनल पर। अमृतकाल के बजट में क्या है खास? कैसे होगा देश का सर्वांगीण विकास? बजट की छोटी बड़ी हर बात समझने के लिए देखिए अमृतकाल बजट पर खास पेशकश DD डायलॉग, सिर्फ DD न्यूज पर। मैं कौन हूँ? इस धरती के आखिरी पेशवा, स्वराज के रक्षक, छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज। एक अच्छे योद्धा को चीते की तरह तेज और बाघ की तरह चौकन्ना रहना चाहिए। इस लड़ाई में हम इंसानियत भूल रहे हैं। शैतानों के साथ इंसानियत नहीं दिखा सकते श्रीमंत। श्रीमंत सरकार, अभी हमें आने वाले खतरे का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। ये क्रांति की आग बुझनी नहीं चाहिए। हर हर महादेव।
ब्रेक के बाद स्वागत है और चलिए रुक करते हैं, देख लेते हैं इस वक्त की सुर्खियां क्या हैं। मध्य तुर्की और उत्तर पश्चिम सीरिया में कल तेज भूकंप के बाद युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य जारी है। खराब मौसम के कारण राहत और बचाव में आ रही हैं दिक्कतें। मध्य तुर्की और उत्तर पश्चिम में मृतकों की संख्या बढ़कर 3,700 के पार। तुर्की में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित। भारत ने तुर्की को हर संभव मदद की पेशकश करते हुए एनडीआरएफ की 2 टीमें भेजी। चिकित्सा दलों और डॉग स्क्वाड के साथ आवश्यक उपकरण शामिल। भारत ने हर संभव मदद देने की जताई प्रतिबद्धता। प्राकृतिक आपदा से जूझ रहे तुर्की और सीरिया की मदद के लिए विश्व एकजुट। अमेरिका, ब्रिटेन, ईरान, इराक, जर्मनी, ग्रीस ने मदद के लिए बढ़ाया हाथ। आवश्यक सामग्री भेजने का सिलसिला जारी। संसद का बजट सत्र जारी। दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा प्रस्तावित। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री विभिन्न पत्रों को रखेंगे सदन के पटल पर। विपक्ष के हंगामे के कारण संसद की कार्यवाही लगातार हो रही है बाधित। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत विभिन्न राज्यों में बैठकों का दौर जारी। कच्छ के रण में पहले 3 दिवसीय पर्यटन कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा गुजरात। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सहित केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और पुरुषोत्तम रुपाला कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। गुवाहाटी में जारी Y20 बैठक का आज दूसरा दिन। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर Y20 प्रतिनिधियों के साथ पैनल चर्चा में लेंगे भाग। G20 देशों के Y20 के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में 100 से ज्यादा प्रतिनिधि लेंगे हिस्सा। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज। भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह त्रिपुरा में 2 जगह विजय संकल्प रैली को करेंगे संबोधित। वहीं टीएमसी नेता ममता बनर्जी अगरतला में करेंगी रोड शो। मेघालय और नागालैंड में नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन। और आइए अब जान लेते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। आपको बता दें कि तुर्की और सीरिया में भीषण भूकंप से 3,700 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस मुश्किल घड़ी में भारत ने तुर्की को हर संभव मदद की पेशकश की है। राहत और बचाव कार्य के लिए भारत सरकार ने एनडीआरएफ की 2 टीमों को भेज दिया है, जिसमें एनडीआरएफ के 100 जवान शामिल हैं और साथ ही विशेष रूप से प्रशिक्षित डॉग स्क्वाड और राहत और बचाव कार्य में आने वाले आवश्यक उपकरणों को भेजा गया है। इसके अलावा प्रशिक्षित डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की मेडिकल टीम के अलावा आवश्यक दवाओं को भेजने की तैयारी की जा रही है। इन सहायता सामग्री को तुर्की सरकार और अंकारा स्थित भारतीय दूतावास और इस्तांबुल स्थित कांसुलेट जनरल कार्यालय के समन्वय से भेजा जा रहा है। तो तुर्की की मदद के लिए भारत सरकार आगे आई है और अपनी दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया है। जिस तरह से 2 एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो तुर्की भेजी गई हैं और ख़ास तौर पर जो पैरामेडिकल स्टाफ है और अन्य जो ज़रूरी दवाएं हैं उसकी भी खेप पहुंचाई जाएगी और स्पेशल डॉग स्क्वाड भी वहां पर पहुंचाया गया। हालांकि तुर्की में मौसम जो है वो परेशानी का सबब बना हुआ है, क्योंकि राहत बचाव कार्यों को जिस तरह से भेजा जा रहा है वहाँ पर मिशन मोड में चलाया जा रहा है, वहाँ दिक्कतें आ रही हैं टीम्स को।
तो हम देख सकते हैं किस तरह से तैयारी की जा रही है एनडीआरएफ द्वारा, ताकि ये जो तमाम सुविधाएं हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स के साथ साथ जो दवाएं हैं वो पहुंचाई जाएं, क्योंकि हम जानते हैं कि तुर्की इस वक्त मुश्किल की घड़ी से जूझ रहा है। उस लिहाज से तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत सरकार ने तुरंत मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर एनडीआरएफ की जो टीम है वो तुर्की जा रही है। आपको दिखा दें कि तमाम तरह के जो उपकरण हैं उनको लेकर एनडीआरएफ की जो टीम है वो तुर्की रवाना हो रही है, और एनडीआरएफ के पास वो सभी उपकरण हैं जो आपदा की इस घड़ी में रेस्क्यू करने में प्रयोग किए जाते हैं। चाहे जो बिल्डिंग कोलैप्स हुई हैं उनके नीचे लोग दबे हों, उनको ढूंढने की बात हो। इसके अलावा जो डॉग स्क्वाड है उसकी भी अगर आप देखें तो उसकी भी जो टीम है वो तुर्की रवाना हो रही है, ताकि वहाँ पर ज़मीन के अंदर या बिल्डिंग के अंदर जो दबी हुई जिंदगियां हैं उनको बचाया जा सके। इसके साथ साथ ही मेडिकल के तमाम जो उपकरण हैं वो भी पहुंचाए जा रहे हैं। राहत की तमाम जो सामग्रियां हैं वो पहुंचाई जा रही हैं। डॉक्टरों की एक टीम खुद वहां पर पहुंच रही है, जिसमें तमाम जो स्टाफ है वो मौजूद होगा। तमाम तरह की जो दवाइयां हैं वो पहुंचाई जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात है, 100 लोगों की करीब ये एनडीआरएफ की टीम है। और एनडीआरएफ की टीम की खासियत ये है कि इससे पहले एनडीआरएफ ने कई जगह पर इस तरह के जो रेस्क्यू ऑपरेशन हैं वो किए हैं, और ख़ास तौर से कई सारे जो इलाके हैं जहाँ पर एनडीआरएफ पहुँची है और वहाँ से उन्होंने कई लोगों की जो जिंदगियाँ हैं उनको बचाया है। इससे पहले भी हमने नेपाल में एनडीआरएफ का ऑपरेशन देखा था, और वहाँ पर भी बड़ी संख्या में एनडीआरएफ के लोगों ने जो जिंदगियां हैं उनको बचाया था। और उसी के तहत ये एनडीआरएफ की टीम तुर्की रवाना हो रही है, ताकि इस आपदा की घड़ी में तुर्की के साथ मिलकर काम कर सके और तमाम जिंदगियों को बचाया जा सके। कैमरामैन राजेश रिक्की के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तो तुर्की को भेजी जाने वाली जो मदद है उसके सिलसिले में एनडीआरएफ के डिप्टी कमांडेंट दीपक तलवार से बातचीत की हमारे संवाददाता नीरज सिंह ने। सुनते हैं। चलिए, ये जो बातचीत है हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड है। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें, ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म से ग्रेट परफॉर्मेंस की कहानी लिख रहे उत्तर प्रदेश में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आयोजित हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में आपका स्वागत है। 20 देशों के 10,000 से अधिक विजनरी बिजनेस लीडर्स के इस अंतर्राष्ट्रीय निवेशक महाकुंभ में गवर्नमेंट टू बिजनेस मीटिंग्स और रिकॉर्ड एमओयू होंगे। आइए 10 से 12 फरवरी को लखनऊ में नए भारत के ग्रोथ इंजन की स्पीड का हिस्सा बने, उत्तर प्रदेश में निवेश करें। नए भारत का ग्रोथ इंजन। और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हमारे सहयोगी चंद्रशेखर जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं तुर्की की खबर पर बातचीत करने के लिए। चंद्रशेखर जोशी, सुप्रभात। तुर्की के हालात देखकर हम कह सकते हैं कि होठों पर पीर है, आंखों में नीर है। इस महाविनाशक तबाही ने, भूकंप ने बहुत लोगों की जिंदगी, सैकड़ों लोगों की जिंदगी लीन ली है। लोग आस लगाए खड़े हैं कि मलबे में अभी और भी लोग दबे हो सकते हैं, और भारत सरकार ने इस दिशा में एक बड़ा प्रयास करते हुए एक बड़ी मदद भेजी है तुर्की के लिए। बिल्कुल, देखिए, अभी जो हालात बने हुए हैं, हम अभी फिलहाल में जो आंकड़े ऑफिशियली और अनऑफिशियली तुर्की और सीरिया दोनों जगह से आ रहे हैं, हम ये कह सकते हैं कि 4100 लोगों के करीबन अभी लोग हताहत हो चुके हैं यहाँ पे, और कई सारे लोग, हजारों लोग यहाँ पर
घायल हुए हैं। और जो ये घटना हुई है, अगर आप सिस्मोलॉजिकली इस घटना को देखें तो ये घटना रेयर इस तरह की घटना होती है, इसको सीक्वेंस ऑफ अर्थक्वेक कहा जाता है। कल सोमवार सवेरे 4:15 बजे पहला अर्थक्वेक आया था जो 7.7 जिसको बाद में मेजर किया गया उसका मैग्नीट्यूड था, और उसके कई घंटों बाद करीब 1:30 बजे 1:15 बजे के करीबन दूसरा अर्थक्वेक आया था। आप जो दृश्य देख रहे हैं वो दृश्य दिन के दृश्य अधिकतर हैं जिसमें बिल्डिंगें गिर रही हैं, जबकि पहला अर्थक्वेक जब आया था तब अंधेरा था। तो दूसरा अर्थक्वेक जो आया था उसके कारण भी काफी नुकसान हुआ है, और पहला अर्थक्वेक आने के बाद आफ्टर शॉक्स आ चुके हैं, करीब 120 आफ्टर शॉक्स आ चुके हैं, और इनमें से कई आफ्टर शॉक्स ऐसे थे जो 6 मैग्नीट्यूड से ज्यादा जिनकी इंटेंसिटी रही है। तो आप समझ सकते हैं हालात कितने खराब हैं। और सीरिया का वो हिस्सा जहां पर इसका काफी असर हुआ है उसमें और ज्यादा मुश्किलें हैं, क्योंकि तुर्की में तो एड पहुंच रही है, और तुर्की नाटो का मेंबर है, कई देशों से वहां पर मदद पहुंच रही है। भारत पहला देश है जिसने मदद देनी वहां पर शुरू की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में इस बात की घोषणा की थी। लेकिन सीरिया के उस हिस्से में वहां पे क्योंकि विद्रोहियों का कब्जा है आधे हिस्से में और आधे में सरकार का कब्जा है, और वहां पर हालात काफी बने हुए हैं, तो उस हिस्से को लेकर भी चिंता थोड़ा सा बनी हुई है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ये हालात काफी खराब हैं। रात भर वहां पर चलता रहा रेस्क्यू ऑपरेशन, मौसम वहां पर खराब है, कई इलाकों में -30 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर है वहां पर, तो काफी हालात खराब हैं। और इस हालात में अभी जब अब सवेरा हो रहा है, थोड़ी देर में आप देखेंगे नए नंबर्स आएंगे, तो ये नंबर्स और बढ़ेंगे। जी चंद्रशेखर, लेकिन सबसे बड़ी जो परेशानी का सबब है तुर्की के लिए वो मौसम है, और एक और जो मुश्किल के साथ तुर्की जूझ रहा है, क्योंकि सीरिया की अगर हम हालत देखें तो वो गृह युद्ध से पहले ही कहीं ना कहीं परेशान है। ऐसे में मलबे में जो लोग दबे हैं उनको निकालने की कोशिश काफी मुश्किल है, और किस तरह से कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जिस रडार से मालूम चल पाए कि मलबे के नीचे जो लोग दबे, क्योंकि उसी से सही नंबर्स का आकलन किया जा सकता है। देखिए, अगर हम तुर्की की बात करते हैं तो तुर्की में हिस्ट्री रही है इस तरह के अर्थक्वेक की, और तुर्की दो फॉल्ट लाइन तुर्की के नीचे रहती है। और कल जो अर्थक्वेक आया है उसमें पहला अर्थक्वेक जो आया है वो पहली फॉल्ट लाइन से आया है, और यहाँ पर आप देखिए कि जो दूसरा अर्थक्वेक आया है वो पहली फॉल्ट लाइन से ट्रिगर्ड हुआ है, दूसरे फॉल्ट लाइन में वो अर्थक्वेक आया है। तो ऐसा बहुत रेयर होता है, लेकिन तुर्की के पास एक्सपर्टाइज है, और तुर्की नाटो का भी मेंबर है, और कई सारे देश तुर्की को मदद कर रहे हैं। खुद भारत की बात करें तो एनडीआरएफ की टीम वहां पर जा रही है, एनडीआरएफ के पास इस सबका एक्सपर्टाइज है। तो तुर्की के पास तो वहां पर मदद चल रही है, लेकिन सीरिया को भी हालांकि कई देशों की ओर से मदद भेजी गई है, लेकिन सीरिया का एक हिस्सा है जहां पर जो विद्रोहियों के कब्जे वाला है, वहां पर व्हाइट हेलमेट करके एक ग्रुप है, वो वहां पर काम करता है। अभी केवल वो वहां पर रेस्क्यू कर रहा है, उसके अलावा वहां पर ज्यादा लोग वहां नहीं पहुंच पाए हैं, तो उस हिस्से को लेकर भी काफी चिंता है। लेकिन जहां तक एक्सपर्टाइज की बात है, अब विभिन्न देशों से जो एक्सपर्ट एजेंसियां हैं वहां पर पहुंच रही हैं। तुर्की के पास भी एक्सपर्टाइज है, लेकिन खुद तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने जैसे कहा कि 1939 के बाद ये अब तक का सबसे भीषण जो घटना है देश के अंदर हुई है। तो काफी तुर्की ने भी कहा है, काफी उनको इंटरनेशनल एड की इसमें जरूरत होगी, इंटरनेशनल एक्सपर्टाइज की जरूरत होगी। तो हालात काफी भीषण बने हुए हैं, और राहत और बचाव कार्य रात भर चलता रहा। टेम्परेचर बहुत बड़ी एक दिक्कत, क्योंकि बर्फ वहां पर पड़ रही है, टेम्परेचर बहुत कम है, मौसम पूरी तरह से खराब है। तो अभी चंद्रशेखर, इसमें एक बहुत अहम बात है कि ऐसी जो कई देश होते हैं जिसका जिक्र आपने किया कि तुर्की के लिए ये नया नहीं है, लेकिन इस तरह की सीक्वेंसिंग उनके लिए नहीं थी, तो डिजास्टर मैनेजमेंट का रोल काफी अहम हो जाता है। तो कहीं ना कहीं क्योंकि आप एक्सपर्टाइज की बात कर रहे हैं, तो तुर्की के भी अपने एस्टैब्लिशमेंट्स होंगे जो इस तरह की इस मुश्किल परिस्थिति से डील कर पाए। बिल्कुल, तुर्की के अपने एस्टेब्लिशमेंट हैं, और कल जो तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगान का जो पहला टेलीविजन के सामने पहला जो उनका बाइट है या उनका जो वक्तव्य आया था, वो जिस जगह से आया था वो वही जगह है जहां पर तुर्की ने एक कंट्रोल रूम इसके लिए बनाया हुआ है, इस तरह की आपदा के लिए, जिसको हमारे यहाँ आपदा कंट्रोल रूम बोलते हैं। तो उनके पास एक्सपर्टाइज है, और रात भर वो लगे हुए हैं वहां पर तुर्की के अंदर पे। और जो ये इलाका है जिस जगह पे भूकंप आया है वहां पर एयरपोर्ट भी वहां पर सिविलियन फ्लाइट के लिए बंद कर दिए गए हैं, लेकिन एयर कॉरिडोर इन्होंने बनाया था तुर्की में, और देश के अन्य हिस्सों से जो भी वहां पर मदद पहुंचानी हो एयर एम्बुलेंस के जरिए या दूसरी मदद पहुंचानी हो, उसके लिए एयर कॉरिडोर इन्होंने बनाया।
और उस जगह पे मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर ये बोल रहा हूं कि ये हालात बहुत खराब हैं और अभी जब भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कुछ अधिकारियों का ये भी कहना है कि ये संख्या काफी ज्यादा हो सकती है। उनका तो ये तक मानना है कि 40 से 50,000 की ये संख्या हो सकती है। ये भी कहा जा रहा है चंद्रशेखर कि जिस जगह पर ये सीरियल भूकंप आए हैं वो उस स्थान पर बहुत बड़ी संख्या में शरणार्थी रहते थे। बिल्कुल, देखिए ये जो जहां पर भूकंप आया था ये सीरिया और तुर्की की जो सीमा है उस जगह पे, तो सीरिया का जो मैं बता रहा हूँ कि वो जो रेबल कंट्रोल इलाका है, जहां पर विद्रोहियों के कब्जे वाला इलाका है, जो सरकार के कब्जे वाला इलाका है, तो वहां से तो खबरें आ रही है, लेकिन विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके से कई सारे शरणार्थी इधर तुर्की में आकर रह रहे थे। और आप सोचिए कि वो अपने घरों से छोड़ के दूसरी जगह पे आए थे, वहां पर शरण लिए हुए थे, और जहां पर वो रह रहे हैं वो इलाका भी तहस नहस हो गया है। रात भर आग जलाकर जगह जगह पे वो लोग आग के पास बैठकर अपनी ठंड दूर कर रहे हैं, न सिर्फ शरणार्थी बल्कि अन्य लोग भी। तो हालात बहुत इस वक्त ये कहा जा सकता है कि बहुत ही खराब हालात है। खुद तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने कहा है कि 1939 के बाद इस तरह के हालात देश में कभी नहीं बने, और इसीलिए 7 दिन का राष्ट्रीय शोक तुर्की में जो है वो घोषित किया गया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि तमाम देश जो आ गया है, जिसमें भारत अग्रणी भूमिका निभा रहा है, हर संभव मदद दी जाए तुर्की को ताकि वो इस आपदा से निपट सके। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें हैं, आप देखते रहिए नया सवेरा। चेक जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के 1 महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए बैठिए, यहीं से कर लीजिए आरबीआई के ऑम्बुड्समैन को। कैसे? आरबीआई अधिकृत बैंक, एनबीएफसी या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे। आरबीआई के सीएमएस पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट। कंप्लेंट करेंगे क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म से ग्रेट परफॉर्मेंस की कहानी लिख रहे उत्तर प्रदेश में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आयोजित हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में आपका स्वागत है। 20 देशों के 10,000 से अधिक विजनरी बिजनेस लीडर्स के इस अंतर्राष्ट्रीय निवेशक महाकुंभ में गवर्नमेंट टू बिजनेस मीटिंग्स और रिकॉर्ड एमओयू होंगे। आइए 10 से 12 फरवरी को लखनऊ में नए भारत के ग्रोथ इंजन की स्पीड का हिस्सा बने, उत्तर प्रदेश में निवेश करें। नए भारत का ग्रोथ इंजन। ब्रेक के बाद स्वागत है, नया सवेरा देख रहे हैं आप और बात कर लेते हैं संसद के बजट सत्र की। आपको बता दें कि संसद का बजट सत्र जारी है। दोनों सदनों में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा प्रस्तावित है। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री विभिन्न पत्रों को सदन के पटल पर रखेंगे। आपको बता दें कि विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही 3 दिन से लगातार बाधित हो रही है। कल भी संसद की कार्रवाई नहीं चल सकी थी। तो भाजपा के संसदीय दल की आज बैठक होगी। बैठक में बजट समेत विभिन्न जरूरी मुद्दों के साथ साथ सदन में विपक्ष के हंगामे के बीच सुचारू कार्रवाई ढंग से चलाने की रणनीति पर चर्चा होगी। और शैलेंद्र मिश्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, कई दिन हो गए संसद नहीं चल पा रही है, विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है और सदन को नहीं चलने दे रहा है। यहां तक कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा भी नहीं हो पा रही है। आज क्या उम्मीद है? और एक बीजेपी आज कई मुद्दों को लेकर और साथ ही साथ विपक्ष का जो हंगामा है उसे लेकर भी एक रणनीति बनाने के लिए एक मीटिंग करने वाला है। क्या कुछ उसकी अपडेट? देखिए, बीजेपी की संसदीय दल की बैठक जब संसद का सत्र चल रहा होता है तब आमतौर पर मंगलवार को होती है, जिसमें संसद में आगे की क्या रणनीति है उस बारे में सांसदों को जानकारी दी जाती है और पार्टी के कार्यक्रमों में सांसदों की क्या भूमिका रहने वाली है। चूंकि बजट पेश हुआ है और ऐसे में बजट की जो प्रमुख अहम बातें हैं
वो कैसे संसदीय क्षेत्र तक या राज्यसभा सांसद और लोकसभा सांसद उसको प्रचार प्रसार करें अपने तौर पर, उसको लेकर भी बात हो सकती है। कल एक प्रेजेंटेशन हुआ था बजट को लेकर, जिसमें केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बजट के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उस बारे में बीजेपी सांसदों को अवगत कराया था। तो निश्चित तौर पर आज भी जो संसदीय दल की बैठक है उसमें इस बात पर चर्चा हो सकती है कि कैसे बजट के प्रमुख बातों को लोगों तक ले जाया जाए, गांव-गांव तक ले जाया जाए। दूसरी बात यह है कि संसद में जो गतिरोध है उसमें सरकार जो कोशिश कर रही है उस बारे में जानकारी दी जा सकती है, और आगे की क्या रणनीति होगी बचे हुए दिनों में संसद के बजट सत्र के पहले चरण में, उस पर चर्चा होगी। चूंकि यह पहली बैठक है इस संसद के बजट सत्र के पहले चरण के दौरान, तो निश्चित तौर पर रणनीति पर चर्चा होगी। हम जानते हैं कि 3 दिनों से गतिरोध देखने को मिल रहा है विपक्षी दलों के हंगामे के चलते। राज्यसभा और लोकसभा में संसदीय लोकतंत्र में हर दिन एक तरह से बहुत महत्वपूर्ण होता है जब संसद का सत्र चल रहा होता है। ऐसे में उम्मीद हमेशा रहती है कि गतिरोध टूटेगा और कोई रास्ता निकलेगा। जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि इस बात पर कुछ विपक्षी दलों ने विचार किया है कि जब राष्ट्रपति के भाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी तो सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष को भी बहुत मौका मिलेगा अपनी बात रखने का और तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने का भी। तो ऐसे में क्या ऐसा कोई रास्ता निकाला जाए कि दोपहर के बाद राष्ट्रपति के भाषण पर चर्चा शुरू हो और जो अपनी मांग है उस पर विपक्षी दल अड़े रहे। इसको लेकर देखना होगा कि क्या आज कोई रास्ता निकलता है, क्योंकि सरकार की तरफ से कहा गया है, कल जब 2 बजे लोकसभा में हंगामा हो रहा था और संसदीय कार्य मंत्री ने इस बात को कहा कि किसी भी मुद्दे पर सदन के अंदर नियमों के मुताबिक सरकार चर्चा को तैयार है। और एक परंपरा रही है कि जब राष्ट्रपति का भाषण होता है संसद के बजट सत्र के पहले चरण में, उसके बाद हम जानते हैं कि बजट पेश होता है और सबसे पहला जो कामकाज है वो राष्ट्रपति के भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होती है। और ये एक परंपरा रही है सदन की, और उस परंपरा के मुताबिक विपक्ष को चर्चा के लिए आगे आना चाहिए। तो सरकार की तरफ से कोशिशें जारी है। देखना होगा कि क्या विपक्षी दलों की रणनीति में कोई बदलाव होता है या आज भी संसद के दोनों सदनों में गतिरोध बना रहता है। लेकिन हम उम्मीद जरूर करेंगे, क्योंकि 3 दिन हो चुके हैं गतिरोध बने हुए, ऐसे में कोई ना कोई रास्ता निकालने की कोशिश होगी। सत्ता और विपक्ष सहमत होंगे जिससे सदन भी चले और एक रास्ता भी निकले गतिरोध टूटने का। बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि गतिरोध टूटेगा और लोकहित और जनहित से जो जुड़े मुद्दे हैं वो संसद में उठाए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और G20 के हिस्से के रूप में पर्यटन कार्य समूह की पहली बैठक आज कच्छ के धोर्डो में शुरू होगी। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी, केंद्रीय मत्स्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल कल बैठक का उद्घाटन करेंगे। बैठक में G20 देशों, आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों सहित लगभग 100 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे और ये प्रतिनिधि पर्यटन से संबंधित विभिन्न प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक में हरित पर्यटन, डिजिटलीकरण, कौशल पर्यटन, MSME और गंतव्य प्रबंधन जैसे 5 प्राथमिकता वाले मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। पर्यटन कार्य समूह की 4 बैठकें होंगी जो देश के विभिन्न स्थानों पर G20 के हिस्से के रूप में आयोजित की जाएंगी। तो भारत की G20 की अध्यक्षता में गुवाहाटी में पहली यूथ 20 की बैठक आज दूसरा दिन है। 3 दिन तक चलने वाली इस बैठक में G20 देशों के 320 से अधिक युवा प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इस बैठक में केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने Y20 प्रतिनिधियों के साथ एक युवा संवाद में शामिल होने जा रहे हैं और बैठक के अंतिम दिन विभिन्न विषयों पर श्वेत पत्र जारी किया जाएगा। इस मौके पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा असम के छात्रों और शिक्षाविदों के शोध पत्र को भी प्रस्तुत करेंगे। भारत की G20 की अध्यक्षता में बेंगलुरु में जारी पहली ऊर्जा अंतरण कार्य समूह की बैठक का आज तीसरा और अंतिम दिन है। इस बैठक में ऊर्जा अंतरण से जुड़े पहलुओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। बैठक के दूसरे दिन प्राथमिकता वाले क्षेत्रों जैसे कि स्वच्छ ऊर्जा तक सार्वभौमिक पहुंच और न्यायोचित, वहनीय और समावेशी ऊर्जा संक्रमण पथ पर फिर से विचार विमर्श किया गया। G20 सदस्य देशों ने भारी उद्योगों को डीकार्बोनाइज करने के लिए
लागत प्रभावी समाधानों पर भी चर्चा की। इसके साथ ही 2030 तक उन्नत ऊर्जा दक्षता के लिए एक रणनीतिक योजना बनाने पर विचार किया गया। सदस्य देशों ने नवीकरणीय ऊर्जा की आवश्यक आपूर्ति में वित्तीय चुनौती पर भी विचार विमर्श किया और कहा कि ऊर्जा सुरक्षा से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाना चाहिए। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया। सभी राजनीतिक दलों के नेता मतदाताओं को लुभाने में पूरी ताकत लगा रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह त्रिपुरा में 2 जगह विजय संकल्प रैली को संबोधित करेंगे। वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी भी त्रिपुरा में चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। ममता बनर्जी अगरतला में एक रोड शो करेंगी। और अगरतला से ही जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता धीरज। सुप्रभात आपको। तो दोनों ही ओर से, चाहे हम भाजपा की बात करें या फिर हम बात करें टीएमसी की, चुनावी प्रचार में सभी कूद गए हैं। और आज जो टीएमसी सुप्रीमो है ममता बनर्जी, उनकी रैली है अगरतला में। किस तरह की तैयारी और कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं अगरतला के? धीरज, आपको हमारी आवाज आ रही है? कल से केंद्रीय गृह मंत्री, जबकि आपने देखा ही होगा कि वो त्रिपुरा के दौरे पर यहाँ आए थे और उन्होंने 2 जनसभाओं को संबोधित किया और उसके बाद शाम को उन्होंने एक रोड शो, बिल्कुल मैं सुन पा रहा हूँ, आपको सुन पा रहा हूँ, उन्होंने रोड शो भी आयोजित की और रोड शो में कैसे कि जो यहाँ जो काफ़ी संख्या में भारी हुजूम, काफ़ी संख्या में महिलाएं, यहाँ के बुजुर्ग ने रोड शो में हिस्सा लिया और 2 रैलियों में उन्होंने यहाँ की जनता को संबोधित किया। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो भारतीय जनता पार्टी जो यहाँ का जो मुद्दा उठा रही है, वो यहाँ के जो अपने 5 साल के जो विकास है, उस विकास के मुद्दे के साथ आगे बढ़ रही है। कल केंद्रीय गृह मंत्री ने साफ तौर पे कहा कि देखिए, दूसरी पार्टियां आपको तोड़ने का काम करेगी, मतभेद पैदा का काम करने करेगी और भारतीय जनता पार्टी विश्वास पैदा करने का काम करेगी। इसलिए उन्होंने उस रैली का नाम विवाद से विश्वास दिया। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि उनका जो 5 साल का जो विकास है, जिसका कि उन्होंने साफ तौर पर जिक्र किया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय प्रधानमंत्री ने आपको कैसे आवास योजना से आप तक आवास पहुंचाया, आपको उज्ज्वला कनेक्शन के जरिए उन्होंने आपको गैस वितरण किए, घरों घर तक पानी की सुविधा पहुंचाई गई। उन्होंने किसानों को साफ तौर पर संबोधित किया कि देखिए, किसानों के लिए केंद्र सरकार की योजनाएं हैं जो कि धरातल पर उतर रही है। सालाना 6,000 रुपये का पैकेज जो है वो किसान को दिया जा रहा है हर साल। तो भारतीय जनता पार्टी आज भी जो जनसभा होने वाली है, उन जनसभाओं में जो 5 साल के जो अपने विकास के जो विकास का जो उनका जो रथ है जैसे आगे बढ़ा है, उस विकास के सहारे वो जनता के बीच में है। चाहे उनका पानी का मुद्दा हो, चाहे यहाँ के जो घुसपैठिए की समस्या हो। केंद्रीय गृह मंत्री ने कल खुलकर कहा कि जो घुसपैठिए की समस्या से हमें समाधान पाना है, क्योंकि जो बाहरी जो लोग हैं, वो बाहरी लोग यहाँ के जो मूल निवासी हैं, यहाँ के मूल निवासी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आज भी जो भाजपा के जो ब्रांड नेता है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनका यहाँ कार्यक्रम है। पश्चिम बंगाल के नेता शुभेंदु अधिकारी जी भी आज यहाँ चुनाव प्रचार में यहाँ पे उतरेंगे। इसके अलावा भी कई भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता चुनावी मैदान में उतरेंगे। दूसरी तरफ ममता बनर्जी कल से अगरतला में पहुंची हैं और कल से ही वो तैयारी कर रही हैं एक रोड शो का, और आज ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि आज वो रोड शो के जरिए अपनी पार्टी के लिए वोट मांगेगी। दूसरी तरफ चाहे सीपीएम है या फिर कांग्रेस पार्टी है, जो कि दोनों मिलकर चुनाव लड़ रही है, वो भी जो वादे के साथ, जो उनके जो वादे हैं जो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में तैयार किया है, उन घोषणा पत्र के साथ चुनावी मैदान में जा रही है। और जो स्थानीय जो लोकल पार्टी मोथा है,
वो भी ट्राइबल्स के बीच में जा रही है और वहां पे अपना वोट मांगने के लिए अपने वादे कर रही है। ऐसा कहा जा सकता है कि जो सभी पार्टियां हैं वो लोक लुभावन वायदे के जरिए जनता के बीच में जा रही है और लुभाने की कोशिश कर रही है। हालांकि जो विपक्षी पार्टियां हैं, ऐसा लगता है कि विपक्षी पार्टियां ने जो जनता से जो वादे किए हैं, कोई ऐसे वादे हैं कि जिन्हें की पूरा करना नामुमकिन दिखता है। अब ये तो वक्त बताएगा कि जनता का रुख किस तरफ जाता है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि सभी पार्टियां, चाहे हम भारतीय जनता पार्टी के, चाहे हम विपक्षी कांग्रेस की बात करें कि कांग्रेस कह रही है कि हम नौकरी को सृजन करेंगे, नई नौकरियां देंगे, बिजली मुफ्त में 150 से अधिक यूनिट हम बिजली मुफ्त में देंगे। जो त्रिपुरा लैंड की जो यहाँ की जो स्थानीय पार्टी है वो ट्राइबल्स के बारे में बता रही है कि अलग से जो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की जो मांग कर रही है, हम उसके आधार पे वो चुनाव लड़ रही है। कहा यह जा सकता है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके पास केवल लोक लुभावन वायदे हैं, क्योंकि कुछ ऐसे वायदे हैं जो स्थानीय पार्टियों ने किए हैं जिसे कि पूरा करना नामुमकिन दिखता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, उनके पास जो अपने 5 साल का जो विकास का है उसका एजेंडा, धीरज, भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पर ये कह रही है, लोगों को बता रही है कि देखिए 5 साल में हमने आपके लिए इतने वादे का काम, इतना काम किया है, और अगर आप अगला 5 साल अगर आप जैसे धीरज चुनाव नजदीक आ रहा है और बिल्कुल उसी तरह से ये जो चुनाव है ये और ज्यादा इंटरेस्टिंग होता चला जा रहा है, ये लड़ाई और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रही है और हर दिन सियासी समीकरण बदलते जा रहे हैं। आंचल विकास बनाम अलगाव, ऐसी लड़ाई भी होती जा रही है, त्रिकोणीय होता जा रहा है मुकाबला। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। आपको बता दें कि नागालैंड विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। 8 फरवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 10 फरवरी तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। मतदान 27 फरवरी को और मतगणना 2 मार्च को होगी। और मेघालय में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने का आज अंतिम दिन है। कल नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 10 तारीख तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। विधानसभा के 60 सदस्यों के चुनाव के लिए राज्य के सभी 12 जिलों में इस महीने की 27 तारीख को मतदान होगा। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने कल हज नीति जारी कर दी। हज यात्रियों को अब यात्रा पर कम खर्च करना पड़ेगा। पैकेज को प्रति व्यक्ति 50,000 रुपए तक सस्ता कर दिया गया। पहली बार यात्रा फॉर्म मुफ्त में उपलब्ध होगा। साथ ही 45 साल से अधिक उम्र की कोई भी महिला अब अकेले हज के लिए आवेदन कर सकती है। इस बार हज यात्रियों से बैग, सूटकेस, छाता या चादर ले जाने के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं वसूला जाएगा। इसकी व्यवस्था तीर्थ यात्री स्वयं कर सकते हैं। नई हज नीति के अनुसार सरकार के पास मौजूद कुल कोटे से 80% हज कमेटी को, जबकि 20% निजी ऑपरेटर्स को आवंटित होंगे। जिन लोगों ने हज कमेटी की ओर से पहले यात्रा की हुई है वो आवेदन के लिए योग्य नहीं होंगे। महिला तीर्थ यात्रियों के लिए महरम के मामले में और 70 वर्ष से अधिक आयु के हज यात्रियों के साथ दोबारा जाने वालों को अतिरिक्त शुल्क के भुगतान पर यात्री की अनुमति दी गई है। और अब देखेंगे दुनिया भर की कुछ खास खबरें। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन की सेना रूस की सेना द्वारा बखमुत को चारों तरफ से घेरने का प्रयास करने का जवाब दे रही है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इस इलाके के बड़े हिस्से में रविवार को आग लगने के बाद बिजली गुल हो गई है। बखमुत के उत्तरी इलाके में करो या मरो की जंग चल रही है। रूस ने बखमुत पर कब्जा करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में 2023 की प्राथमिकताओं को गिनाते हुए चेतावनी की कि रूस और यूक्रेन में संघर्ष की ओर बढ़ने से दुनिया एक व्यापक युद्ध की तरफ बढ़ती जा रही है।
गुतरेज ने साथ में ये भी कहा कि संघर्ष के कारण यूक्रेन के लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इस युद्ध का दुष्प्रभाव विश्व पर बढ़ता जा रहा है। और आइए अब बात करते हैं कारोबार जगत से जुड़ी हुई। चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए नया सवेरा। हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। मकसद हो बुलंद, लोकतंत्र की आवाज, जज्बा तमाशे का शोर नहीं, जनहित पर हो जोर, मुद्दा जो तय करता हो देश की दिशा, सवाल वही जिनसे जुड़ा हो जन सरोकार। देखिए 5 की पंचायत मेरे साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेकिंग न्यूज की रेस से हटकर हम लेकर आते हैं आपके लिए सार्थक, सकारात्मक और प्रेरणादायी खबरें। खबरें सिर्फ हाथ से नहीं होते, खबरें अच्छी भी होती हैं जो देती हैं हौसला, बढ़ाती हैं आत्मविश्वास। मुश्किल वक्त में भी जब लोगों ने दिखाया कुछ कर गुजरने का जज्बा, हम लेकर आते हैं अपने इस खास कार्यक्रम में आम लोगों के जज्बे की कहानियाँ। देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। देख रहे हैं, मैं हूं अशोक चेरवा। कोई फैक्ट चेक करना चाहता है सवाल है, आसान नहीं होता सच के लिए लड़ना। जिसकी आवाज कोई नहीं जानेगा, उसकी आवाज हम करें। जो डर जाते हैं वो झूठ से कहां टकराते हैं। जो गरीब के स्कूल में, गरीब के स्वास्थ्य के लिए खर्च होना चाहिए, वो लूट कर इन्होंने अमीर ठेकेदारों को दे दिया। सच को जानना हो तो झूठ पर करना होता है प्रहार, हर बार बार बार। मैंने आपसे पूछा, मैंने आपने ठीक है नहीं कहा ना आपने। और कोई मुद्दा नहीं है तो सोनिया गांधी की गुडबुक में मैं अपना नाम गोल्डन अक्षरों में कैसे दाखिल करूं? इसलिए न फेक न्यूज न झूठ, हमेशा सच के साथ 2-2। देखिए मेरे साथ 2-2 सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। G20 नए विचारों की परिकल्पना के लिए और सामूहिक एक्शन को गति देने के लिए एक ग्लोबल प्राइम मूवर की तरह काम करें। वैश्विक विकास महिलाओं की भागीदारी के बिना संभव नहीं है। भारत की G20 अध्यक्षता की थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर में पूर्ण रूप से समाहित है। G20 की हर एक खबर देश के अलग अलग शहरों से हर पल डीडी न्यूज पर। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर, नए कलेवर, नई धार,
और नई रफ्तार के साथ। देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है और आइए अब देखेंगे खबरें खेल जगत से। तो बात करते हैं महिला प्रीमियर लीग की, जहां का बहुप्रतीक्षित जो शुरुआती सीजन है 4 से 26 मार्च तक मुंबई में खेला जाएगा। बेब्रॉन स्टेडियम और डीवाई पाटिल स्टेडियम टूर्नामेंट के सभी मैचों की मेजबानी करेंगे, जिसका पहला मुकाबला गुजरात जायंट्स और मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइजी टीमों के बीच खेला जाएगा। वहीं खिलाड़ियों की नीलामी पाकिस्तान के खिलाफ भारत के T20 विश्व कप मैच को एक दिन बाद 13 फरवरी को मुंबई में होगी। लीग में कुल 22 मैच खेले जाएंगे और तालिका में शीर्ष पर रहने वाली टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। दूसरे और तीसरे स्थान की टीम के बीच खिताबी मुकाबले में जगह बनाने के लिए नॉकआउट मैच होगा। मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स जैसी IPL टीमों के अलावा कैप्री ग्लोबल होल्डिंग्स, लखनऊ और अडानी स्पॉटलाइन ने महिला प्रीमियर लीग के लिए फ्रेंचाइजी टीमों को खरीदा है। और अब बात विज्ञान जगत की। तो साइंस हब के इस अंक में आज हम जानेंगे UAE में चल रहे कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए उठाए जा रहे कदम के बारे में, जिसमें वो अमीरात के एक प्लेन के जरिए पहले से चले आ रहे ईंधन को सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल में बदलने का प्रयास कर रहे हैं। बदलते मौसम और बढ़ते तापमान से अपने ग्रह को बचाने के लिए हर देश कम से कम कार्बन उत्सर्जन करने की कोशिश में लगा हुआ है। इसी बीच UAE ने अपने 2050 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन करने वाले देश बनने के सफर में एक अहम कदम उठाया है। दुबई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर अमीरात ने अपने बोइंग 777-300ER नाम की प्लेन का प्रदर्शन किया, जिसका एक इंजन पूरे तरीके से सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल पर चलेगा। अमीरात ने पहले से चले आ रहे जेट इंजन के सामान SAF का मिश्रण बनाने के लिए दूसरी कंपनियों की मदद ली है। हम यहाँ सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल को प्रमोट करने के लिए मौजूद हैं। साथ ही हम ये भी चाहते हैं कि सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल को पूरी तरीके से मान्यता मिल जाए। ऐसी कोशिश की जा रही है कि एक वक्त के बाद प्लेन के सभी इंजनों को SAF पर पूरी तरीके से निर्भर कर दिया जाए। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल UAE को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन वाला देश बनाने के लिए एक अहम कदम साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और आई देखते हैं खबरें सिने जगत से। सिनेमा के इस अंक में आज हम बात करेंगे अनुपम खेर और नीना गुप्ता की जल्द ही रिलीज होने वाली फिल्म शिव शास्त्री बलबोआ के बारे में। फिल्म के ट्रेलर में अनुपम खेर रिटायर्ड बॉक्सिंग कोच की भूमिका निभा रहे हैं। ये फिल्म एक आम आदमी की जिंदगी को थोड़े ह्यूमर के साथ दिखाती है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। Right in front of the camera, please. Name Shiv Shankar Shastri, sir. Welcome to America. बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार अनुपम खेर और नीना गुप्ता की नई फिल्म शिव शास्त्री बलबोआ का ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म के ट्रेलर में अनुपम खेर और नीना गुप्ता के बीच कमाल की बॉन्डिंग देखने को मिल रही है। फिल्म में अनुपम रिटायर्ड बॉक्सिंग कोच की भूमिका निभा रहे हैं। रॉकी फिल्म नहीं दिखाई? अब ये डिफरेंट जनरेशन है, रॉकी क्या मालूम? इसे फिलॉसफी एक सीख है। फिल्म के ट्रेलर में आप बॉक्सिंग के लिए अनुपम खेर का जुनून साफ देख सकते हैं। रिटायरमेंट के बाद वो अपने बेटे और पोते के साथ अमेरिका जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात नीना गुप्ता से होती है। नीना गुप्ता एक छोटा बार चलाने वाली महिला का किरदार अदा कर रही हैं। If we put this out, cops would find her. मेरे को यहाँ से बाहर निकालो शास्त्री जी। मैंने तुमसे वादा किया है कि मैं तुम्हें इंडिया के प्लेन में बिठा के रहूंगा और मैं ऐसा जरूर करूंगा। अनुपम खेर और नीना के साथ जुगल हंसराज, नरगिस फाखरी और शारिब हाशमी भी लीड रोल में नजर आएंगे। ये फिल्म एक आम आदमी की जिंदगी को थोड़े ह्यूमर के साथ पेश करती है, जिसे अजयन वेणुगोपालन ने लिखा और डायरेक्ट किया है।
फिल्म का ट्रेलर दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है। ये फिल्म 10 फरवरी को सिनेमा घरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। सवाल ये नहीं कि तुम कितनी जोर से गिरते हो, सवाल ये है कि क्या तुम गिरकर उठते हो या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और नया सवेरा में अब बात कर लेते हैं मौसम की। तो आज जम्मू कश्मीर, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश और हिमपात के साथ साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश और बर्फबारी हो सकती है और इसके बाद वहां पर मौसम खुश्क हो जाएगा। उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में हल्की बारिश और बर्फबारी संभव है। असम और सिक्किम में भी हल्की बारिश हो सकती है। और अब नजर डाल लेते हैं देश भर के तापमान का। तो नया सवाल है कि आज के अंक में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले कहाँ ले जा रही हैं आप? बिल्कुल, अपने दर्शकों को उत्तरी जापान के शहर सपोरो में जारी स्नो फेस्टिवल की झलकियों के साथ छोड़ जाते हैं। आप इन झलकियों का आनंद उठाइए और हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट। जब दिल में हो जज्बात